नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राहु को भगवान विष्णु के उस रूप से जोड़ा जाता है जिसमें भगवान विष्णु शुकर का अवतार लेकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लेकर के आए थे। भगवान जब समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लेके आए, उसके बाद पृथ्वी पर सृजन का कार्य शुरू हुआ, अर्थात माया ने अपना काम करना शुरू किया। तो राहु जो है प्रतीक है वाराह का, और पृथ्वी को बाहर लेकर के भगवान विष्णु आए, तो उसी को आप राहु से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसी के बाद इस संसार में माया की उत्पत्ति हुई और माया के बंधन में प्राणीबद्ध करके अपना इस पृथ्वी पर जीवन शुरू किए। तो राहु माया का प्रतीक है, यह हमें माया में बांधने का काम करता है, इसीलिए राहु को मायावी ग्रह भी कहा जाता है, सबसे मायावी ग्रह है। अब राहु का एक फल मैं बताता हूँ। आपकी कुंडली में जहाँ भी राहु बैठा होगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में मायावी रूप से आएंगी। यानी अगर गेंस होगा तो वो भी मायावी तरीके से होगा। मायावी तरीका कुछ ऐसा तरीका होता है कि उस चीज़ का फल, अच्छा फल या बुरा फल आपके जीवन में ऐसे आएगा ना कि आप समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए राहु आपको धन दिया, मायावी तरीके से धन देगा जब ये, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे इफर्ट, मेरे प्रयास जो जैसे हैं उससे अलग हट करके, उससे बढ़ चढ़ करके मुझे धन क्यों मिल रहा है। जब लॉसेस पे आएगा, बुरा फल देगा, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं गलतियां क्या किया हूं कि जो मुझे ये बुरा फल दे रहा है। यानी राहु कुंडली के जिस भाव में होगा, उस फल में आपको मायावी तरीके से चीजें मिलेंगी। यानी और मायावी को आप ऐसे समझ सकते हैं, उस भाव के फल आपके जीवन में रहस्यमयी हो जाएंगे। रहस्यमयी तरीके से आपको उन भावों का फल मिलने वाला है। और एक चीज यह भी जानिएगा, कुंडली के जिस भाव में राहु होगा, उस भाव से जिन चीजों का विचार होता है, उन चीज़ों का सीक्रेट्स आपके लाइफ में ज़रूर रहेगा। उन चीज़ों से जुड़े हुए रहस्य आपके जीवन में ज़रूर होंगे जो दूसरों से आप शेयर नहीं करेंगे, दूसरे नहीं जान पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स उस भाव से जुड़े हुए आपके जीवन में रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए लगन में ही राहु बैठा हुआ है। लग्न से क्या देखते हैं? व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमयी रहेगा, उसके व्यक्तित्व को आप जज नहीं कर पाएंगे। धन भाव में होगा तो उस व्यक्ति के धन को और वाणी को आप नहीं जज कर पाएंगे। पराक्रम में होगा तो व्यक्ति के पुरुषार्थ को आप जज नहीं कर पाएंगे। देखने में सीधा साधा या दुबला पतला सा लगेगा, लेकिन पुरुषार्थ और पराक्रम उसके अंदर जबरदस्त हो सकता है। तो राहु एक मायावी ग्रह है, रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है। कुंडली के जिस भाव में बैठेगा वहां पर रहस्यों की वृद्धि कर देगा। राहु जो है फेवरेट होता है, अगर किसी का वृषभ लगन हो, यानी शुक्र बुध और शनि वाली जो लगन होती है, उन लगनों के लिए राहु थोड़ा ज़्यादा कारगर हो जाता है। यानी आपके कुंडली के पहले घर में 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 10 नंबर या 11 नंबर, बुध शुक्र या शनि की राशियों के लिए यानी लगन के लिए राहु ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। इनको राहु ज़्यादा तरक्की दे देता है, क्योंकि इन लगनों में राहु जो है खुद भी अच्छा परफॉर्म करता है और इन्हें अपना क्या मानता है? मित्र मानता है। तो एक चीज़ ये दिमाग में रखना है कि राहु से बने हुए जो अच्छे योग होते हैं वो बुध शुक्र और शनि के लगन में ज़्यादा बढ़िया से काम कर जाते हैं। इसके अलावा राहु आप जानते हैं किसी भाव का स्वामी होता नहीं है। कुंडली में राहु को कोई राशि नहीं मिली है। 1 से 12 जो राशियां हैं, इसमें से राहु को कोई राशि मिली नहीं हुई है। यह तो एक सर्वविदित शास्त्रीय नियम है। हालांकि जिन राशियों में राहु अच्छा प्रभाव देता है, हम मान लेते हैं कि ये उसकी अपनी राशि है, लेकिन मूल रूप से बात यही है, सत्य यही है कि राहु किसी राशि का स्वामी नहीं होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, राहु कुंडली के जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव का तो स्वामी बनेगा। राशि का स्वामी बने या ना बने, लेकिन भाव का स्वामी वह बनेगा ही बनेगा। अब राहु किसी के लगन में है तो आप राहु को मान लीजिए
लीजिए कि वह लग्न का स्वामी है। राहु छठे में है तो आप बिल्कुल मानिए कि राहु आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर मान लीजिए गिनती 4 लिखी हुई है। 4 मतलब क्या होता है? कर्क। तो ऐसा नहीं है कि राहु कर्क का स्वामी हुआ। राहु कर्क से स्वामित्व से मतलब नहीं रखेगा, लेकिन छठे भाव के स्वामी के रूप में काम करेगा। छठे भाव से जो भी विचार होता है, छठे भाव से क्या विचार होगा? सेवा का विचार होगा, कंपटीशन का विचार होगा, रोग का विचार होगा, ऋण और शत्रु आदि का विचार छठे भाव से होगा। तो राहु इन चीजों का स्वामी बन जाएगा। जैसे अगर राहु चौथे में बैठा हुआ है और चौथे में 8 नंबर की गिनती लिखी है, 8 मतलब वृश्चिक। वृश्चिक का फल राहु अलग से देगा वृश्चिक राशि में होने का, लेकिन चौथे भाव की चीजों का स्वामी हो जाएगा। राशि का स्वामी नहीं होता है, लेकिन भाव का स्वामी होता है। इसीलिए राहु अच्छे भाव में बैठेगा, अच्छे प्लेसमेंट में रहेगा तो कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी बन करके आपको फल देगा। इसीलिए राहु के लिए त्रिकोण स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है। त्रिकोण किसको बोलते हैं? लग्न को। लगन यानी जो आपके तीनों त्रिकोण होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। तीनों त्रिकोण ही क्या होते हैं? लक्ष्मी स्थान। और चारों केंद्र क्या होते हैं? विष्णु स्थान होते हैं। और जैसा कि अभी आपने समझा, राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी होता है। तो राहु अगर आपके प्रथम, पंचम और नवम में होगा तो किन स्थानों का स्वामी हो रहा? त्रिकोण का, यानी लक्ष्मी स्थानों का स्वामी हो रहा है। तो ऐसे में जब राहु लक्ष्मी का स्वामी होगा तो आपको यह राहु धन यानी लक्ष्मी मतलब सिर्फ कैश नहीं है, तमाम प्रकार के जो जीवन को चलाने के लिए, भूमि भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी होती है। तो सब चीज़ों को मिला करके यह राहु आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसीलिए त्रिकोण का राहु भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। त्रिकोण का हो या केंद्र का हो, उपचय भावों का हो, अभी इस पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आपको यह जानना चाहिए, राहु कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी हो जाता है। अब आपने पराशरी सिद्धांत में एक चीज पढ़ा होगा। क्या आपने पढ़ा था? कि अगर कोई ग्रह केंद्र का स्वामी हो, यानी केंद्रेश, केंद्र का जो ग्रह स्वामी हो वह त्रिकोणेश के साथ बैठे तो राजयोग होता है। यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति से क्या हो जाता है? राजयोग हो जाता है। मिथुन लगन लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध जो है यह त्रिकोण का स्वामी हुआ, लगन तो त्रिकोण में आएगा। और यहाँ पर 12 होगा। यहाँ पर गुरु क्या हो गया? नवम का स्वामी, यानी कि केंद्र का स्वामी। अब मान लीजिए बुध और गुरु यहीं पर बैठ गए तो यह केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना है। बुध कहाँ का स्वामी हुआ? लगन का, लगन त्रिकोण में है, और गुरु स्वामी हुआ आपका नवम का, जो कि केंद्र है। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश की युति अगर केंद्र त्रिकोण में होती है तो क्या होता है? राजयोग होता है। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, यही कुंडली, कोई भी कुंडली ले लेते हैं, तुला लगन की कुंडली हमने ले ली, 7, 8, 9, 10, 11 राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और इसी के साथ में शनि बैठा है। अभी जो मैंने आपको बताया उस चीज को समझिएगा। राहु बताइए किस स्थान का स्वामी है? त्रिकोण का स्वामी हुआ कि नहीं? क्योंकि अभी आपको पता चला है कि राहु जिस भाव में बैठता उस भाव का क्या हो जाता है? स्वामी हो जाता है। तो राहु यहाँ पर त्रिकोण यानी नवम भाव में बैठा है तो नवम का स्वामी हुआ, और शनि केंद्र स्थान का स्वामी है कि नहीं है? जब आप यहाँ पर शनि त्रिकोण का भी स्वामी है, लेकिन जब आप त्रिकोण के स्वामी के साथ रखेंगे किसी ग्रह को तो उसकी दूसरी राशि ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु और शनि की युति केंद्र और त्रिकोण की युति है। केंद्र का स्वामी शनि और राहु खुद त्रिकोण में बैठ के त्रिकोण का स्वामी हुआ। तो इस प्रकार से राहु राजयोग भी प्रदान करता है। कैसे प्रदान करेगा इसको मैं और स्पष्ट करता हूं। राहु आप अपनी कुंडली में देखें तो पहले मैं इस राजयोग की चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद इन राजयोगों के बजाय भी बहुत सारे योग होते हैं जिसे आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में कहीं केंद्र में बैठा हो, इन 4 घरों में राहु कहीं बैठा हो, और उसके साथ में राहु के साथ में
पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी गया हुआ होगा तो यह एक प्रकार का राजयोग बनेगा। यानी कि केंद्र में बैठे हुए राहु के साथ में अगर त्रिकोण का स्वामी गया हो तो राजयोग होगा। विशेष रूप से यहाँ पर हम लग्नों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, मंगल की लगन हो गई, चंद्रमा की हो गई, सूर्य की हो गई और गुरु की लगन हो गई। दूसरी लगन क्या है? बुध की लगन है, शुक्र की लगन है और शनि की लगन है। यह बुध शुक्र और शनि के लगन में एकदम फुल अच्छा धन योग होता है, राजयोग होता है। अगर मिथुन लगन की कुंडली हो, वृषभ लगन की कुंडली है 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिएगा कि वृषभ लगन की कुंडली आपने बनाई हुई है और राहु यहाँ पर बैठा हुआ है लगन में, बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो बुध क्या हो गया? त्रिकोण का स्वामी हो गया। और जब हमने पंचम को त्रिकोण लिया है तो लगन को क्या लेंगे? केंद्र। और राहु जहाँ बैठता है वहाँ का स्वामी हो जाता है। यानी कि अगर लगन आपकी मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ हो और तब ऐसी स्थिति में राहु केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे या त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ आए, चाहे दोनों में से कोई भी स्थिति हो, केंद्र में जाए तो त्रिकोण के स्वामी के साथ, त्रिकोण में आए तो केंद्र के स्वामी के साथ आए, तो बहुत ही बढ़िया राजयोग बनता है। जैसे अभी हमने लिया था, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर, यहाँ पे राहु और शनि की युति हमने ली थी। इसको शापित दोष भी बोलते हैं। राहु और शनि की युति का एक अपना, देखिए, दो प्रकार से जज होता है। एक तो दो ग्रहों का जो नैसर्गिक स्वभाव है, जब वो मिलते हैं तो उनका अपना फल आएगा। जैसे दो राजनीतिक दल जब एक मिलते हैं, आपस में गठबंधन करते हैं, तो गठबंधन के परिणाम स्वरूप दोनों की विचारधाराओं के स्वरूप कुछ न कुछ अंतर आता है। एक तो वो हो गया। दूसरा यह होता है कि वे कहाँ के मालिक हैं, स्वामी हैं, किन परिस्थितियों में है। तो शनि राहु का एक तो अपनी युति का असर होता है, दूसरा असर होगा कि ये दोनों ग्रह किन किन भावों के स्वामी हैं। जैसे राहु नवम लक्ष्मी स्थान का स्वामी और शनि चतुर्थ यानी विष्णु स्थान का स्वामी, तो एक असर ऐसे भी आएगा, यह राजयोग में आएगा, यह धन सुख समृद्धि देगा। लेकिन शनि और राहु की युति का जो थोड़ा शारीरिक दुष्प्रभाव है वह भी अलग असर देगा, उसका अलग असर है, उसका इस राजयोग से लेना देना नहीं है। वहीं अगर मंगल की लगन हो, चंद्रमा सूर्य गुरु की लगन हो, तब थोड़ा सा कम असर हो जाता है, क्योंकि राहु तब लगन के लिए फेवर नहीं करता है। कोई भी परिणाम कुंडली में ग्रहण कौन करेगा? लगन करेगा। लग्न मतलब हम स्वयं, हमारी शरीर, राजयोग हो, धन योग हो, सुख हो, कष्ट हो, सब भोगेगा कौन? शरीर ही भोगेगी, हम ही भोगेंगे। तो जब राहु लगन का मित्र है तब भोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और जब राहु लगन का मित्र नहीं होगा तो भोग तो मिलेगा, लेकिन उसको भोग पाएंगे कि नहीं, इस बात में क्या होगी? शंका होगी, पर्याप्त भोग का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे ऐसे ही समझ लीजिए, जब मिठाई खाने की क्षमता नहीं थी, पैसे नहीं थे, तब शुगर नहीं था। जब मिठाई खाने लायक थे तो मिठाई नहीं था, और जब मिठाई खाने लायक हो गए, खड्डरस भोजन सामने आ गया, तब आपको डायबिटिक हो चुका है। तो वैसा ही है यहाँ पर राहु का प्रभाव। तो एक योग आपने समझ लिया होगा कि राहु अगर केंद्र में हो त्रिकोण के स्वामी के साथ, त्रिकोण में केंद्र में स्वामी के साथ, तो राजयोग। दूसरा समझिएगा, राहु का अच्छा प्रभाव उपचय भावों में ज़्यादा बढ़िया आता है। उपचय भाव मतलब तीसरा, छठा, 10वां और एकादश, ये उपचय भाव होते हैं। उपचय भावों में राहु और शनि दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अन्य क्रूर ग्रह भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये दोनों विशेष रूप से अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो, राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में हो, राहु दशम में हो, राहु एकादश भाव में हो, तो यह आपके जीवन में जो रास्ते में कांटे आएंगे सबको साफ करता हुआ चलेगा। कोई आपको सुई चुभोने आएगा तो राहु उसे रोकेगा। विशेष रूप से इसका भी हर लगन में लाभ मिलेगा। हर लगन में राहु इन भावों में अच्छा है, लेकिन तब विशेष अच्छा है जब बुध शुक्र या शनि की लगन हो, तब राहु
आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि समस्याएं आई, समस्याओं को खत्म करता चलेगा। लेकिन जब सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु की लगन होगी तो समस्याओं से लड़के आपको चलना पड़ेगा। मतलब समस्याएं महसूस होती रहेंगी जीवन में, निकालेगा तब भी। लेकिन जब लग्न फेंड्रली होता है तो बहुत ज्यादा आपके सुख साधनों पर असर नहीं पड़ने देता है। तो राहु उपचय भावों में अगर आपका बैठा है तो भी आपका राहु अच्छा फल करने वाला है। दूसरा, राहु उपचय में है तो देख लीजिए अच्छा फल करेगा। अगला सूत्र आपके लिए यह है कि अगर राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ हो, तीसरे में बैठा हो, दशम में या एकादश में बैठा हो, इन भावों में हो और केंद्र में कहीं गुरु बैठा हुआ होगा तो यह धन योग और प्रबल हो जाएगा। यानी केंद्र में गुरु हो और तब राहु उपचय भावों में हो, विशेष रूप से छठे भाव में, तो बहुत प्रबल योग बनता है। राहु आपका छठे भाव में हो, गुरु कहीं केंद्र में हो तो यह धन योग अच्छा बनाएगा। या राहु तीसरे, छठे, दशम और एकादश उपचय भावों में है और गुरु भी कहीं केंद्र में आया हुआ है, तब असर अब 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, राहु कैसे फल देता है? राहु हमेशा फल देता है अपने राशि अधिपति और नक्षत्र अधिपति द्वारा। जैसे मानते हैं राहु यहाँ पर बैठा है 6 नंबर की गिनती में। अब 6 नंबर की गिनती में है तो 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। अब राहु की दशा में बुध कुंडली में कैसा बैठा है उस पर निर्भर करेगा राहु का परिणाम। राहु 6 नंबर में है, बुध की राशि में है और बुध रोग भाव में बैठा हुआ है तो राहु की दशा में रोग आएगा। बुध धन भाव में बैठा हुआ है तो बुध की दशा में धन आएगा। राहु के साथ ही बुध यहीं पर बैठा हुआ है तो राहु की दशा में भूमि भवन वाहन खूब बढ़ेगा। राहु चौथे भाव में है, बुध 12वें भाव में है तो इस दशा में विदेश वास और कुछ इन्वेस्टमेंट व्यय वगैरह होंगे। राहु छठे भाव में चौथे में है और स्वामी जो बुध है वह अष्टम में आया है तो राहु की दशा में अष्टम भाव का फल यानी ज़्यादा तकलीफ, परेशानियां, विपत्तियां, मुसीबतें आएंगी। यानी एक तो राहु जिस राशि में बैठा है ये भी देखना चाहिए। अगर राहु का राशिपति धन भाव और एकादश भाव में होगा तो उस दशा में आपको खूब पर्याप्त धन मिलेगा। राहु का राशिपति जो होगा वह चतुर्थ में होगा तो भूमि भवन वाहन दिलाएगा। दशम में होगा तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि, चतुर्थ में होगा तो व्यवसायिक वृद्धि, तमाम प्रकार से अपना फल प्रदान करेगा। मुख्य रूप से राहु छठे में तो खुद अच्छा होता है, लेकिन राहु छठे में नहीं है तो अन्य भाव में है और राहु का राशिपति छठे में आया है तो परेशानी, 8वें में आया है परेशानी, 12वें में है तो परेशानी उत्पन्न करने लग जाता है। इसी प्रकार से राहु का नक्षत्रपति भी देखना चाहिए। नक्षत्र लॉर्ड, एक तो राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों देखिए। मानते हैं राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि, क्योंकि राहु राशि का स्वामी नहीं होता है, भाव का तो स्वामी हो जाएगा जिस भाव में है। राहु का जो राशिपति है वो छठे में बैठा हुआ है और राहु का जो नक्षत्रपति है वह 12 में बैठा हुआ है। अब ऐसा राहु आपको बहुत तंग करेगा। यानी अगर राहु का राशिपति और नक्षत्रपति दोनों कुंडली के अच्छे भावों में होंगे तो राहु की दशा, वही कहते हैं ना, राहु देता है तो बहुत अचानक देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। तो राहु का राशिपति और नक्षत्रपति दोनों अच्छे प्लेसमेंट में हो गए कुंडली में तो उसी से आपको छप्पड़ फाड़ चीजें मिलेंगी, धन मिलेगा, अचानक से आप ग्रो कर जाएंगे। वहीं जब राहु का राशिपति और नक्षत्रपति बुरे भावों में चले जाते हैं तो वही राहु छप्पड़ फोड़ के, छत फोड़ के चीजों को छीन लेगा, यानी आपका पतन भी करवा देगा। तो राशिपति और नक्षत्रपति देखना भी जरूरी है। अब यहाँ पे राहु का एक स्पेशल योग और मैं बताता हूँ। राहु हमेशा शुक्र के साथ में अच्छा फल देता है भौतिक जीवन के लिए। राहु और केतु दोनों एक ही डोरी के 2 छोर हैं। राहु जो है मुख है सर्प का और
पूंछ जो है केतु है। तो राहु जो है ये भोग है और केतु क्या है, मोक्ष है। ये आपको पहले भोग देगा, फिर आप उससे तंग होंगे, परेशान होंगे, फिर मोक्ष की तरफ जाएंगे। आम रूप से जो गृहस्थों की आध्यात्मिक उन्नति है वो कैसे होती है, जीवन में देखिए जब पेट भरा होगा, चीजें रहेंगी, तभी आप आध्यात्म में भी आपका मन लगेगा। भोग बुरी चीज नहीं है, सुख बनाइए, साधन बनाइए, जिंदगी आ रहा, पेट भरा होगा तो भजन में मन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ये सत्य है। इसलिए गृहस्थों के लिए राहु एक अच्छे प्लैनेट के रूप में लिया जाना चाहिए। राहु आपको देगा, आप उससे चीज़ों को पाएंगे, तृप्त होंगे। जब चीज़ें मिलेंगी फिर उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाएंगे, आपका मन आराधना पूजा पाठ में तभी लगेगा, ध्यान में तभी लगेगा। तो शुक्र जो है यह क्या है, वैभव का ग्रह है, भोग का ग्रह है, विलासिता है, और राहु यही चाहता है। तो इसलिए जब राहु शुक्र के साथ होता है तो भोग, विलासिता, लग्जरी, अपने पास पैसा ना भी रहे तो दूसरों के पैसों से राहु आपको सुख साधन और मौज मस्ती करवा देता है। शुक्र के साथ राहु कुंडली में होना यह भी एक प्रकार से वैभव का योग बनाता है। अब आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु छठे, आठवें, 12वें में होगा तो भोग से आप रोग की तरफ जाएंगे। क्योंकि भोग भी, जैसे किसी को मिठाई पसंद है तो उसको एक जो है सीमित मात्रा में लेना है ताकि लंबे समय तक मिठाई खा सके, अन्यथा होगा क्या, ज़्यादा मिठाई खाएंगे जल्दी डायबिटिक हो जाएंगे, परेशानियां आएंगी, तो मिठाई ही छूट जाएगी। तो राहु के साथ शुक्र की युति में होता यह है कि अगर शुक्र बिगड़ा हुआ है, शुक्र नीच राशि में है, अस्त है, पीड़ित है, 6, 8, 12 में कॉम्बिनेशन बन रहा है राहु शुक्र का, तो आप भोग से रोग की तरफ जाएंगे। अन्यथा अच्छी जगह है तो आप स्वस्थ भोग भोगेंगे, आप कंट्रोल में रह करके चीज़ों को एंजॉय करेंगे, जीवन में सुख साधनों का भोग करके सुखी बने रह जाएंगे। तो ये राहु का राजयोग शुक्र के साथ भी काम करेगा। बुध, शुक्र, शनि के लग्नों में ये सारे योग डबल फल देते हैं। सूर्य के, चंद्रमा के, मंगल के, गुरु के लग्नों में फल आधा हो जाता है। मिलेगा फल, परेशानी से मिलेगा, अस्थाई नहीं रहेगा। दूसरे योग पे चलते हैं। राहु तब भी अच्छा फल आपकी कुंडली में देगा जब राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, जैसे 10 नंबर पे बैठा हुआ है, शनि की राशि में यहीं पर राहु बैठा हुआ है। राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर उस राशि का स्वामी उसी के साथ बैठा हो या उस राशि के स्वामी की दृष्टि आ जाए राहु के ऊपर, तो भी राहु काफ़ी हद तक सुधर जाता है और अच्छा फल देने के लिए विवश हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर राहु मकर में बैठा है तो साथ में शनि आ गया, तो शनि राहु को अच्छा करेगा, या फिर शनि की दृष्टि राहु पर आएगी तो भी धन के लिए यह योग अच्छा हो जाता है। लेकिन इस योग में अक्सर ऐसा होता है कि एक बार व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर जाकर के फिर एक बार कंगाल होने की स्थिति में भी आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। राहु अक्सर देता है तो चीज़ों को फिर छीनता है। जब राहु देखेगा कि आप अब शांत हो रहे हैं, आप जो है मन आपका शांत हो रहा है, भौतिकता से हट रहा है, तब फिर से कुछ दे देगा ताकि आप फिर से उलझें। राहु आपको माया में उलझा के रखने वाला ग्रह है। इसलिए राहु के समय जो मिले उसमें आप अति ना मचाइए, बहुत धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक चलिए और अपनी स्थिति, पुरानी स्थितियों को, बुरे दिनों को जो याद रखेगा राहु और शनि की दशा में, वही सुखी रह पाएगा। क्योंकि राहु और शनि जब देते हैं तो व्यक्ति भूलने लग जाता है कि उसकी पहले स्थिति क्या थी। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के चलने की जरूरत है। काल सर्प आपने सुना होगा, काल सर्प में भी राजयोग आ जाता है। कब? काल सर्प बनता किससे है? राहु से और केतु से। एक सामान्य नियम बता देता हूं, अगर आपकी कुंडली में लगातार 5 घर खाली होंगे तो आपकी कुंडली में काल सर्प का प्रभाव आ जाएगा। अब अगर लगातार 5 घर खाली हैं कुंडली में, काल सर्प है, तो देखना क्या है कि काल सर्प भी क्या आपको कुछ दे सकता है। एक कुंडली बना लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है।
राहु यहाँ होगा तो कौन यहाँ होगा? केतु होगा। अन्य सारे ग्रह यहीं कहीं बैठे हुए हैं, यानी 5 घर लगातार खाली है, काल सर्प योग बना हुआ है। गुरु यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है। राहु किसकी राशि में है? गुरु की राशि में है, और गुरु की उस पे क्या आ गई? दृष्टि आ गई। तो ऐसा काल सर्प भी आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। राहु किसकी राशि में बैठा? गुरु के, गुरु इसी के साथ आ गया, तो काल सर्प में भी राजयोग हो गया। ऐसे ना ही राहु के साथ लागू हो तो केतु के साथ बात लागू हो जाए। केतु किसकी राशि में है? बुध के, बुध इसके साथ आ गया, तो भी काल सर्प में राजयोग आ गया। अगर राहु केतु दोनों ही जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी जो ग्रह है वह राहु या केतु पर दृष्टि डाले या उसके साथ होगा तो काल सर्प में क्या आ जाएगा? राजयोग आ जाता है। राहु केतु का राशिपति बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये राशियों के स्वामी है नहीं, इसलिए जिस राशि में बैठते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राहु को थोड़ा अंक ज्योतिष से हम पहचानने का प्रयास करते हैं। राहु का अंक कौन सा होता है? 4 नंबर होता है। 4 नंबर राहु का अंक होता है। 4 नंबर यानी कि अगर 4 नंबर का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा है तो राहु आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। कैसे? अगर आपका जन्म तारीख 4 है, 4 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो 22 को, और 31 तारीख में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक स्वामी कौन हो जाता है? राहु हो जाता है, क्योंकि 31 में जब जोड़ेंगे 3 1 को तो क्या हो जाएगा? 4। 22 में 2 2 जोड़ेंगे तो 4। 13 में 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, और 4 तो 4 है ही। इसलिए 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे हुए लोगों के मूलांक पे राहु का प्रभाव होता है। अब इसको टैली कैसे करना है? अगर आपका आ गया राहु के मूलांक पर, या टोटल करके आप भाग्यांक निकालते हैं तब भी राहु पे आए, और जो भी अभी आपको राहु के बारे में बताया गया अच्छी चीज कि राहु आपका उपचय में हो, शुक्र के साथ हो, राहु त्रिकोण स्थान में राजयोग बनाए, केंद्र स्थान में राजयोग बनाए, राहु का नक्षत्र और राशि अधिपति अच्छा हो, यानी कुंडली से राहु अच्छा आ रहा हो और राहु का अंक भी आपको मिला हुआ हो, तो राहु आपको बहुत बेहतरीन फल प्रदान कर सकता है। अगर किसी के नाम में डी अक्षर, एम अक्षर और वी अक्षर मुख्य रूप से आए, पहला अक्षर ही अगर डी एम वी है तो राहु का प्रभाव आपके तुरंत शुरुआती नाम में ही मिल जाएगा। कितनी बार आपके डी एम और भी रिपीट हो रहा है अल्फाबेट नाम में, राहु का प्रभाव उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर आएगा। अब इसका लाभ क्या होगा? राहु के अंक में आप पैदा हुए हों, राहु के अल्फाबेट आपके नाम में हो, या आप कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज़ का नामकरण कर रहे हैं और कुंडली में राहु ठीक है, तो इन अक्षरों को ज़्यादा शामिल करने से राहु आपका और अधिक मजबूत और बलवान हो जाता है। कुंडली में राहु खराब हो तो आपको राहु के जो डेट है या अंक है उनसे बचना चाहिए। यानी अगर कुंडली में राहु खराब है तो 4 तारीख अवॉइड करिए, 13 तारीख अवॉइड करिए, 22 अवॉइड करिए, 31 अवॉइड करिए। कुंडली में राहु अच्छा है तो इन तारीखों को आप बेशक इस्तेमाल करिए अपने जीवन में ज़्यादा। राहु कुंडली में बुरा है तो इन अक्षरों से कोई भी चीज़ शुरू ना करिए। जैसे कोई कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं तो डी अक्षर पहले ना लीजिए। राहु अच्छा हो तो ले सकते हैं। कुंडली से अंक ज्योतिष का मिलान करके राहु के इन फलों को जानना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा है तो राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं? राहु के लिए इन जनरल हम क्या क्या ट्रीटमेंट, किसी ग्रहों का ट्रीटमेंट क्या होता है जो शास्त्रीय हो, टोटके नहीं। एक तो किसी भी ग्रह के लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह की वस्तु का दान कर सकते हैं, उस ग्रह के रत्नों को धारण किया जा सकता है, या उस ग्रह का रुद्राक्ष, भगवान शिव का वरदान है ग्रहों को सही करने का,
आप किसी भी ग्रह का राहु का जप करेंगे तो राहु प्रसन्न होगा। राहु अशुभ फल दे रहा है तो दान करेंगे तो अशुभ फल में कमी आएगी। राहु कुंडली में अच्छा फल दे रहा हो तो ही राहु का रत्न पहने, और डिसीजन नहीं हो पा रहा कि राहु अच्छा है बुरा है, राहु का अशुभ प्रभाव सिर्फ खत्म करना है, शुभ प्रभाव बनाए रखना है, तो राहु का रुद्राक्ष 8 मुखी पहनने से अशुभ प्रभाव राहु का वो रुद्राक्ष अपने अंदर डाइजेस्ट करता रहेगा और शुभ प्रभाव आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार से राहु का जजमेंट आप कर सकते हैं। इस संसार में राहु ही, आज राहु क्या है? कलयुग का राजा है। कलयुग क्या है? कलयुग माया वाला जो है युग है, माया से लोग प्रेरित रहते हैं, और राहु भी क्या है? मायावी ग्रह है। इसलिए कलयुग का राजा कौन सा ग्रह होगा? राहु ही होगा। राहु ही आपको इस कलयुग में सफल बना सकता है। राहु ही आपको बहुत सामर्थ्यवान भी बनाएगा, परेशानियों में भी फंसाएगा, फिर निकाल भी देगा, घुमा फिरा करके आपको माया में उलझा करके रखेगा।